नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे हर सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको देंगे हर महत्वपूर्ण खबर का अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लगातार 5वें दिन जमकर बवाल मचा और राहुल गांधी शेम शेम के नारे भी बुलंद किए गए। बता रही हमारी सहयोगी जूही। राहुल गांधी से माफी की मांग और अडानी मामले पर जेपीसी की गठन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार तकरार जारी है, जिसके चलते पूरे सप्ताह जो है संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। शुक्रवार को एक बार फिर से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग शुरू कर दी। वहीं विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। बिरला ने कहा कि सदन में अगर ऑर्डर रहेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्रवाई अब सीधे सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। वहीं राज्यसभा में भी लगातार 5वें दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। हंगामे के कारण उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई भी लोकसभा की तरह अब सीधे सोमवार को ही एक बार फिर से शुरू होगी। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार एक के बाद एक संकट के बादल मनीष सिसोदिया के सर पर मंडरा रहे हैं। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आपके गिरफ्तार नेता मनीष सिसोदिया की शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी करवाई गई। इस दौरान ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की पेशकश की। वहीं कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड को और बढ़ा दिया है। अब अगली तारीख 22 मार्च को दी गई है, जिसमें दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। वहीं पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया की वकील ने दलीलें दी कि मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है। पिछले 7 दिन में महज 11 घंटे की पूछताछ हुई है। 11 घंटे की पूछताछ में कभी ईडी के अफसर आधे घंटे ब्रेकफास्ट के लिए लेते हैं तो कभी वो ब्रेकफास्ट के बाद का समय देते हैं। वहीं इस पर ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने जीमेल से और मोबाइल से डेटा को नष्ट कर दिया है, जिसके लिए हमें पूछताछ जरूरी है, इसलिए हम रिमांड की मांग कर रहे हैं। अब उसी के साथ मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ गई है और एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को 5 दिन और जेल की सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो गया है। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली सरकार का बजट आज से पेश किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रहने के बाद वित्त मंत्री कैलाश गहलोत इस बजट को पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि 2023 और 24 का बजट ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि 21 मार्च को ये बजट पेश किया जाएगा। एलजी के संबोधन के बाद इस बजट को पेश किया जाएगा। जिस तरीके से इसमें काफ़ी रोजगार की जो बात दिल्ली सरकार ने की, मॉडल बनाने की सरकार ने जो बात कर रखी है, उसमें काफ़ी रोडों को जो इस तरीके से अच्छा बनाया गया, उस चीज़ को देखते हुए बजट काफ़ी अहम भूमिका मानी जा रही है। इस बार बजट में सड़क को और डबल डेकर फ्लाईओवर जैसे प्रोजेक्ट के लिए भी सबसे अधिक पैसा दिए जाने का अनुमान है। हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार का विशेष फोकस रहा है। गहलोत पहला बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था। उनके पास वित्त विभाग भी था। बाद में वित्त विभाग का प्रभाव गहलोत को सौंप दिया गया है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें भाजपा विधायकों मोहन सिंह वशिष्ठ, विजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावीर हिस्सा लिया है। विधायक दल की बैठक में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार को 2 मंत्री जेल में हैं। सरकार पर अनेक घोटाले के आरोप हैं, जिनमें शराब घोटाला, हवाला घोटाला, जासूसी घोटाला, कैलाश रूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, कंस्ट्रक्शन वर्क्स घोटाला, डीटीसी घोटाला और अस्थायी अस्पताल घोटाला शामिल है। ऐसी स्थिति में सरकार को काम करने का कोई नैतिक संविधान अधिकार नहीं है, इसीलिए सरकार को खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विधोड़ी ने बजट सत्र को बहुत कम अवधि
के लिए बुलाने पर अंशतः व्यक्त किया है। सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में टैक्स रेवेन्यू की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए सरकार का बजट 80,000 करोड़ रुपए के करीब हो सकता है। 2022-23 के लिए सरकार का विषय बजट आकर 75,800 करोड़ रुपए था और इससे पहले वर्ष में 59,000 करोड़ रुपए था। सूत्रों के अनुसार इस साल दिल्ली सरकार का बुनियादी ढांचे की और आधुनिकीकरण के योजना का फोकस रहेगा। आज सरकार PWD की सभी 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का सर्वेक्षण करेगी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 10 साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। 8 साल से 28 फ्लाईओवर अंडरपास बनाने तैयार होगा। बजट में 30 फ्लाईओवर अंडरपास पुल बनाने का प्रस्ताव भी सरकार पेश करेगी ताकि शहर में जाम के लगे 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बनने नीचे हैं 2 हिस्से और वाहन चलने के ऊपरी डेक पर मेट्रो दौड़ेगी। वहीं बता दें जिस तरीके से दिल्ली सरकार का बजट ये अहम माना जा रहा है कि पेश होगा तो उसी में अशोक गहलोत अब की बार बजट को पेश करेंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है तो उन पर ईडी और सीबीआई के छापे की जो बात चल रही है, घोटाले जो उन्होंने किए हैं तो उसकी वजह से अशोक गहलोत अब की बार इस बजट को पेश करेंगे। लेकिन उसके बाद बता दें सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बनानी भी तैयार कर दी है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर झारखंड के बजट सत्र में लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, वैसे में कहा जा सकता है कि फिर से एक बार राजीव अरुण एक्का जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनको घेरने की कोशिश की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजीव अरुण एक्का के मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और इसको लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राज्य में विवाद चल रहा है और खास करके जिस तरीके से भी बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने सारी मामलों को सामने रखा था और सारी चीज़ों को रखने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और इसके लिए गवर्नर हाउस में उन्होंने ज्ञापन दिया है और एक प्रतिनिधिमंडल कहीं ना कहीं ईडी दफ्तर में भी जाकर इस मामले को सामने रखा है और अब जाकर बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर तमाम चीज़ों को रखने की कोशिश की है और जिस तरीके से इस माहौल में अब जाकर एक नया मुद्दा भी सामने आया है, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर जो आवाज़ उठाई जा रही है, उसमें राजीव अरुण एक्का जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके साथ साथ सदन की बात की जाए तो कई मुद्दों पे आज सदन में गतिविधियां देखने को मिली हैं। हेल्थ की जो स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे कई विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो शराब नीति बनाई गई है राज्य में, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड में जिस तरीके से मुद्दों को लेकर विधानसभा में विपक्षी दल के विधायक अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तमाम चीज़ों के बीच से कई चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और हो सकता है कि कोशिश की जाएगी कि किसी भी स्थिति में राज्य में जो मुद्दे हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए और मुद्दों को लेकर राजनीति जो चल रही है उस पर विपक्षी दल की भूमिका क्या होगी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय में लोग यहाँ के मुद्दों को आगे रख पाएंगे और विपक्षी दल के हंगामे के बीच से अब सरकार का क्या कुछ फैसला होता है, ये आगे वक्त ही बताएगा। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। मुरादाबाद दौरे पे आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद जनपद की एक निजी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा मेधावी छात्रों को उपाधि दी गई है। दरअसल मुरादाबाद जनपद में एक कार्यक्रम का आयोजन निजी यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया था, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और छात्राओं से बात भी की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा इलाके में निजी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज ढह गया, जिसमें 25 मजदूर दब गए, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। जनपद में एक कोल्ड स्टोर में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, दुखद घटना है। हम आपको बताते चलें, जनपद संभल में के चंदोसी एक यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर बनाया गया था और
मात्र 2 महीने में तैयार कर लिया गया था। इस कोल्ड स्टोर के अंदर इतना आलू भर दिया गया कि जिसमें जो लोग कार्य कर रहे थे वो लोग जो है पूरा कोल्ड स्टोर नीचे जाकर ढह गया और पूरा लेंटर उसके ऊपर आकर जा गिरा। इसी को लेकर के यहाँ पर जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो सब इसके अंदर दब गए। अफसर लेकर 30 घंटे हो चुके हैं और 30 घंटे से लगातार रिव्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जो है डीआईजी से लेकर कमिश्नर और एसपी से लेकर कप्तान तक हैं मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें जो है 14 लोगों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन 30 घंटे होने के बाद में भी अभी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं देर रात्रि यहाँ पर जेबीसी मशीन और लगातार चल रही हैं और बाहर से भी टीम लाई गई है। लगातार जो टीम होती है सब टीमों को बुलाकर यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बताते चले हम आपके लिए कि यहाँ पर जो है लगातार जितने भी ये बिल्डर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे जेबीसी मशीन है लगातार कार्य कर रही है और जो है काफी संख्या में जेबीसी मशीन और डॉक्टर की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों का ये भी कहना है कि हमारे लोग अभी इसके अंदर दबे हुए हैं और जो बेसमेंट है ऊपर से लेके नीचे तक तो ले आए हैं, बेसमेंट का अभी नीचे मलबा रह गया है। उस मलबे को बहुत जल्दी ही जो निकाल लिया जाएगा। और जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे लोग इसमें दबे हुए हैं, अभी उनका और देखना है, क्योंकि प्रशासन ने जो है जिस तरह से 14 लोगों को तो बचा लिया है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। योगी जी ने भी एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यहाँ की शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर आने के बाद में एक आदेश किया है कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनके जो घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन योगी जी पल पल की अपडेट लेते रहे हैं। मेरे सहयोगी प्राणी ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। इधर यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक शातिर गो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि 2 उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 3 शातिर गो तस्कर गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए वहां पर छापेमारी की तो तीनों गो तस्करों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक सलमान नाम का गो तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बाकी गो तस्कर के दोनों साथी पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिए, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं थानाध्यक्ष हरीश वर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रंगे हाथों गो तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, गोकशी की घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण और जो है गो मीट यहां से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने तीनों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ एमडी इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। उधर बलिया में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे करके गहराता चला गया, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द गांव का एक मामला सामने आया, जहां पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मैं आपको बता दूं कि देर शाम पिपरा खुर्द गांव में 2 पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कैंची से हमला कर दिया, जहां पर वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको बलिया जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटना को लेकर के वहां पर बलिया एसपी पहुंचे और वहां पर पुलिस की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद काफ़ी वहां पर छानबीन शुरू कर दी। लेकिन ये 2 पक्षों के आपसी विवाद में एक की जान चली गई। वहीं बलिया एसपी का कहना है कि 2 पक्षों में कुछ किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और जहां पर आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर के एक पक्ष ने कैंची से दूसरे पक्ष पे वार कर दिया, जिसको लेकर के वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसको ये आपको मैं बता दूं, यह पिपरा खुर्द नरही थाना अंतर्गत का मामला है। और जब वहां पर परिजनों से एसपी ने जब पूछताछ की तो परिजनों ने बताया 3 लोगों को ऊपर आरोप लगाया, जहां पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी जो है फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और बलिया एसपी ने बताया कि जल्द भी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। रिश्ते, जब रिश्तों का एकत्र करें तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला सामने है कानपुर देहात में, रिपोर्ट देखिए। उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पति ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी की हथौड़ी से वार कर करके निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने की वजह
ये बताई जा रही है कि पत्नी के कई सालों से किसी गैर मर्द से अवैध संबंध थे। बीती कल की रात पति जब घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द से बात करते पकड़ लिया, जिससे आक्रोशित होकर पति ने पत्नी की कुल्हा हथौड़ी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति ने स्थानीय थाने में जाकर पुलिस के सामने अपना पूरा जुर्म इकबाल कर लिया। पति पत्नी के संबंध जहां 707 जन्मों तक बनाए रखने के लिए लोग फेरे लेते हैं और पति पत्नी अपनी जिंदगी बड़े खुशहाल से जीते हैं, वहीं इस घटना के बाद कानपुर देहात में एक रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी सामने आई है। कानपुर देहात से इंडिया वॉइस, राम दीक्षित। इंटर की छात्रा ने खुदकुशी की, अस्पताल शव को ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जब शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिली तो भाई खुद शव को बाइक पर ले जाकर घर भाई ने पहुंचाया। खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी ने। यूपी के कौशाम्बी से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां हाल ही में हुए यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल होने के डर से एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो आनंद फानन में छात्रा को फांसी के फंदे से उतारकर प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया है। मृतक छात्रा के भाई ने अस्पताल में कर्मचारियों से एम्बुलेंस देने को कहा तो अस्पताल के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाया है, जिसकी वजह से मृतक छात्रा के भाई ने बहन की लाश को बाइक पर रखकर 10 किलोमीटर लेकर घर पहुंच गया। यही नहीं, रास्ते में पुलिस की गाड़ी भी मिली, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका स्थित अंबेडकर नगर का है। यहाँ की रहने वाली निराशा देवी इंटर की छात्रा थी। निराशा के भाई कुलदीप के मुताबिक हाल ही में हुई इंटर की बोर्ड परीक्षा में उसके कुछ पेपर खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में थी। पेपर खराब होने के बाद वह घर पर गुमसुम रहने लगी थी और बीती शाम निराशा देवी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। उधर रायबरेली में कारागार से बंदी के फरार होने का मामला सामने आया, जिसके चलते पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे ठोके थे और कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग चुस्त दुरुस्त की जाएगी। लेकिन एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो रायबरेली की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आपको बता दें, जिला जेल में निरुद्ध कैदी जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर भाग निकला और 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भागा हुआ जो निरुद्ध कैदी है वो पुलिस को ऐसे ही चकमा देता रहेगा या पुलिस उसके पास पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि जो जिला जेल में निरुद्ध कैदी था उसको भागे हुए 48 घंटे हो गए हैं। हालांकि जेलर के द्वारा तहरीर दी गई है और नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और टीम गठित करते हुए उसकी धरपकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी भी 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जो निरुद्ध कैदी था वो फरार है और पुलिस को चकमा देने के बाद भी अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था पर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, ये अब कितना पुलिस इस पर सक्रिय होगी, पुलिस की दूर से रहेगा या पुलिस उसको पकड़कर हिरासत में लेगी, ये बड़ा सवाल है। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस से कितने दिनों तक दूर रहता है और पुलिस कितने जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करते हुए जेल भेजेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। हरदोई में कार से युवकों को स्टंट करना महंगा पड़ गया। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी ने। हरदोई में कार के ऊपर बैठकर 2 युवक हवे का लुत्फ उठा रहे थे। आपको बता दें कि ये हरदोई के 52 रोड का मामला है, जहां पे एक हुंडई की कार थी। युवक होली के बाद उस गाड़ी के ऊपर बैठकर हवे का लुत्फ ले रहे थे, तो किसी ने उनका पीछे से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस ने उनका 3000 रुपए का चालान काटा है। लगातार इस तरीके के वीडियो लोग वायरल कर देते हैं, लेकिन इससे जान का भी खतरा रहता है, लेकिन तब भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस।
अलीगढ़ में फैमिली कोर्ट के जज के बार अध्यक्ष के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। जज से अभद्रता के बाद वकील गए हड़ताल पर। आपको बता दें पूरा मामला जिला कोर्ट का है जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पर जज से कहा सुनने के बाद वकील जो है हड़ताल पर चले गए। घटना गुरुवार की है, जहां पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संतोष, वो अपने साथियों के साथ जिला जो फैमिली कोर्ट है सेकंड उसमें गए और वहां पर जाकर मामले की पैरवी करने को कहा, तो जज ने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद संतोष खुद गए और जाकर जज से काम करने के लिए कहा, तो जज ने उन्हें कई घंटों तक वेट कराया। वेट कराने से नाराज होकर जब उन्होंने इसकी आपत्ति जताई तो वहीं जिला जज भड़क गई और वकीलों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उनको बाहर जाने के लिए कहा, जिसका विरोध में शुक्रवार को सारे वकील जो है हड़ताल पर चले गए और शनिवार को भी वकीलों के हड़ताल पर रहने की पूरी आशंका है, क्योंकि वकीलों ने जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक कार्य न करने की ठानी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जो जिलाध्यक्ष है इसकी बार एसोसिएशन से बातचीत की, उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत जिलाध्यक्ष और जो पार्टी के जो इनके पदाधिकारी हैं उनसे की, तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मजबूरी बस उनको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। देश की राजधानी दिल्ली में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के केस तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। खबर की पड़ताल की मेरे सहयोगी विशाल मिश्रा ने। राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो तमाम एहतियात बताए जा रहे हैं उसका पालन करें और ये वायरस काफी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार अब सतर्क हो गई है और लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। H3N2 इन्फ्लुएंजा इस वक्त हिंदुस्तान में काफी फैल रहा है। इसका पीक टाइम 1 जनवरी से मार्च तक और दूसरा पीक मानसून के खत्म होने पर आता है। मौजूदा वायरस में माना जा रहा है कि मार्च खत्म होते होते कम होने लगता है, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लुएंजा वायरस से काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में लंग्स, कोरोना और अस्थमा की हो रही है, उन पर वायरस का ज्यादा असर हो रहा है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे लेकर के एडवाइजरी जारी कर रही है। 2 उम्र के तबकों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को और दूसरा 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की जारी की गई हिंदुस्तान के 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि उस लिस्ट में दिल्ली का नाम शामिल नहीं है। भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना वायरस और H3N2 वायरस से के बचाव लगभग एक जैसे हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाएं। अगर आपको खांसी, जुकाम या पब्लिक प्लेस पर किसी सतह को टच ना करें, हाथ धोते रहें, हाथ को नाक और आंख में ना लाएं। तो दिल्ली सरकार ने इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 को लेकर के एक अब एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो तमाम एहतियात बताए जा रहे हैं उसको लेकर के आप इस वायरस से बच सकते हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रियम पाठक ने। यूपी में बिजली कर्मचारियों की एक तरफ जहां हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी तरफ विभाग और सरकार दोनों अपना सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एक तरफ जहां बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की ये हड़ताल जारी करी है, कार्य जो है वो कई जगह पे बाधित हुआ है, कई जिलों में बिजली की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, कई जगह पर जो लाइट है वो गुल है और इसकी शिकायतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी समस्याओं से आम लोगों को जो है वो जूझना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ सरकार है और विभाग है, उनका कहना है साफ तौर पर कि जो भी बातें हैं वो की जाएंगी, लेकिन जो संभव है वही बातें मानी जाएंगी और इसके अलावा जो भी कर्मचारी जो कार्य पर नहीं है, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं लेकिन वो हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। जो लोग भी इस हड़ताल में शामिल होंगे, इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं, अगर वो इस हड़ताल में शामिल होते हैं तो उनकी संविदा को भी समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जहां पर खुद कर्मचारी जो है वो बिजली को बाधित करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी सरकार और विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस तरीके की बात आज ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा की तरफ से भी कही गई।